anti-LGBTQ plus harassment and attacks nationally. A recent study showing a four-fold increase in incidents from 2020 to 2021. Discrimination against LGBTQ Americans has drastically increased in the last 2 years. Don't feel bad for us. We don't need sympathy. We need empathy. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले महीनों से ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार एक ही मुद्दे पर बहस चल रही है और इसमें चीफ जस्टिस के साथ 5 जजों की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। आपको पता है ये मुद्दा आखिर है क्या? मुद्दा है कि आखिर इंडिया में सेम सेक्स मैरिज यानी कि LGBTQ+ कम्युनिटी के बीच होने वाले मैरिज को लीगलाइज्ड करना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इसी LGBTQ+ कम्युनिटी के टॉपिक पर पूरी डिटेल में बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस कम्युनिटी को किन किन डिस्क्रिमिनेशन से गुजरना पड़ा है, हमारे समाज में लोग इन्हें किस नजरिए से देखते हैं, इनके बारे में कितना जानते हैं और दुनिया भर के अलग अलग देशों में LGBTQ+ को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं और इंडिया में ये किन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी जरूरी भी है, क्योंकि अभी भी LGBTQ+ जैसे टॉपिक्स पर हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है। इससे पहले कि मैं हिस्ट्री में जाऊं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि LGBTQ+ कम्युनिटी कहते किसे हैं, क्योंकि अक्सर कई लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि LGBTQ+ कहे जाने वाले लोग आखिर कौन हैं। LGBTQ+ में सबसे पहला लेटर है L, जिसका मतलब है लेस्बियन। जब एक महिला को किसी और महिला से ही प्यार हो जाए तो उन्हें लेस्बियन कहते हैं। जनरली ये माना जाता था कि जब 2 महिलाएं लेस्बियन पार्टनर्स होती हैं तो उसमें से एक मेल की तरह बिहेव करता है, जिसे बुच कहते हैं, और जो फीमेल की तरह बिहेव करती है उसे फेम कहते हैं। पर यह एक पुरानी सोच हो चुकी है, क्योंकि दोनों लेस्बियन पार्टनर्स का बिहेवियर किसी भी तरह का हो सकता है। उन्हें मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करना सही नहीं है। ठीक वैसे ही जी का मतलब हुआ गे, यानी जब 2 पुरुष आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तीसरा है बी, मतलब बाइसेक्सुअल, यानी जब किसी आदमी या औरत को आदमी और औरत दोनों से ही प्यार हो तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहेंगे। चौथा है टी, यानी कि ट्रांसजेंडर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर जन्म के वक्त कुछ और था, पर जब वो बड़ा हुआ और खुद को महसूस किया तो वो अपने शरीर के एकदम उलट फील करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पैदा होते वक्त किसी बच्चे के अंग मेल के थे, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसे लगने लगा कि वो तो फीमेल की तरह फील करता है। 5वां है क्यू, मतलब क्वियर। क्यू को क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है, मतलब वैसा इंसान जो ना तो खुद को मेल की तरह, ना ही फीमेल की तरह और ना ही LGBT की तरह फील कर पा रहा हो। अभी हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ ने भी सेम सेक्स मैरिज पर बहस के दौरान ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसके सेक्सुअल ऑर्गन से पता नहीं चलता। ये एक इंसान की शारीरिक चाहत से तय होता है कि वो कैसा महसूस करता है, न कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन से उसकी सेक्सुअलिटी डिसाइड होती है। तो अब जानेंगे कि आखिर LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में पहली बार कब पता चला और इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के पीछे क्या रीजंस हैं। वैसे तो LGBTQ कम्युनिटी हमेशा से ही इस दुनिया में मौजूद रहा है, पर अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अलग अलग कल्चर और टाइम में इसे लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते आए हैं और मोस्टली इन्हें दबाया गया है। पर 20वीं सदी के बाद इस कम्युनिटी के लोग आपस में एकजुट होने लगे और 1969 में न्यूयॉर्क सिटी के स्टोनवेल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इसी को LGBTQ कम्युनिटी के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब दूसरा सवाल ये था कि आखिर इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसा किस वजह से होता है। तो इसको लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लोग LGBTQ बन जाते हैं, पर अभी तक मेडिकल रिसर्च में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस ये बताता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है। ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, जैसे कि जेनेटिक्स, हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कई लोग ये भी सोचते हैं कि लोग शौक से ऐसा बन जाते हैं, तो ये बात भी समझनी जरूरी है कि ये कोई शौक या चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो इंसान में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ना कि शौक से। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि LGBTQ+ को किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन और स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है। अगर हम 20वीं सदी की ही बात करें तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में इस कम्युनिटी को अक्सर लोग गलत नजरिए से देखते रहे हैं।
यहाँ तक कि सबसे पहले इन्हें अपने खुद के घर और समाज से ही निकाल दिया जाता था। इसके बाद इन्हें कहीं नौकरी भी नहीं दी जाती थी। नौकरी मिल भी गई तो कोई इन्हें रहने के लिए घर नहीं देता था, न ही इनकी सेफ्टी के लिए कोई कानून ही था। उल्टे कई देशों के कानून में इन्हें क्रिमिनल्स तक माना जाता था। इतना ही नहीं, एक बार तो मेडिकल कम्युनिटी ने होमोसेक्सुअलिटी को एक मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर दिया था और आज भी ये कई देशों में क्रिमिनलाइज्ड ही है। इन्हें पुलिस टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं। फिर भी LGBTQ+ कम्युनिटी को अपनी सोशल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लगभग 150 सालों बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को इंडियन पैनल कोड की धारा 377(1) को, जो होमोसेक्सुअलिटी को एक अननेचुरल क्राइम बताता है, उसे खत्म किया। लेकिन अगर आज भी हम देखें तो होमोसेक्सुअल या सेम सेक्स मैरिज को भारत में लीगल वैलिडिटी नहीं मिली है और इसी अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। पर अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर लीगल राइट मिलने से क्या फायदा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 2 LGBTQ कम्युनिटी के पार्टनर हैं। क्योंकि उन्हें कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं मिली है, इसलिए वो केवल दोस्त हो सकते हैं। सरकारी कागज पर वो एक दूसरे के पार्टनर नहीं है और सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। अब मान लीजिए कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उनमें से कोई बीमार हो जाता है। इस सिचुएशन में हॉस्पिटल में दूसरा व्यक्ति उसके लिए कोई फैसला नहीं ले सकेगा, क्योंकि लीगली वो उसका स्पाउस नहीं है। उन्हें किराए के घर लेने में, प्रॉपर्टी राइट्स में या बच्चे को गोद लेने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई सारे साइकेट्रिस्ट ये बताते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब उन्हें ना तो सोसाइटी से और ना ही कानून से कोई मदद मिलती है, तब इसका उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर होता है और वो डर के माहौल में जीने लगते हैं। रिपोर्टर्स बताते हैं कि समाज के तानों की वजह से इनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या काफी बढ़ रही है और इसलिए कई सारे सुसाइड के केसेस भी सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इस कम्युनिटी के द्वारा फेस की जा रही परेशानियों की बात। आइए अब बात करते हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही लेकिन सोसाइटी में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं कि LGBT कम्युनिटी के लिए आजकल क्या क्या पॉजिटिव्स देखने को मिल रहे हैं। नायर हॉस्पिटल मुंबई की डॉक्टर कम प्रोफेसर अलका सुब्रमण्यम बताती हैं कि अब इंडिया के यूथ में भी होमोसेक्सुअलिटी को लेकर जागरूकता आ रही है और अब तो इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्राइम के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। कई सारी प्राइवेट कंपनीज में भी इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ा है और अब ये कंपनीज भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर LGBTQ मेंबर्स को अपनी कंपनी में सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स सोसाइटी के लिए काफी इनकरेजिंग हैं। डॉक्टर अलका ने खुद इस पर रिसर्च भी किया है। वो बताती हैं कि हमने उन सारे कंट्रीज के डेटा इकट्ठा किए हैं जहां LGBTQ कम्युनिटी को बच्चे को गोद लेने का राइट है, जैसे अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा। और उन्होंने पाया कि उनके बच्चे को गोद लेने का कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला है और न ही समाज पर इसका कोई बुरा प्रभाव हुआ है। और आज दुनिया भर में करीब 30 से भी ज्यादा देशों में LGBTQ मैरिज को लीगल कर दिया गया है। नीदरलैंड वर्ल्ड का पहला ऐसा देश था जहां 2001 में इसे लीगल किया गया था। तो जैसे जैसे सोसाइटी और लोगों में इन कम्युनिटीज के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग इनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, वैसे वैसे इनकी लीगल राइट्स और सोशल सिक्योरिटी के रास्ते भी खुलते जाएंगे। जगजीत सिंह जी की एक गजल है, उसके शेर कुछ ऐसे हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। पर अब सवाल ये बनता है कि आखिर इसमें कितना वक्त लगेगा? क्या पूरी की पूरी सोसाइटी इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर पाएगी? इस एरिया में कितने रिसर्च और डिबेट हो रहे हैं या इन पर कितने फिल्म बन रहे हैं? आइए इन सारे सवालों के जवाब को एक एक कर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए इसे समझने के लिए फिर से जरा इतिहास में लौटते हैं। सन 1860 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त लॉर्ड मैकाले के द्वारा IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड बनाया गया, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल माना जाता था और IPC के चैप्टर 16 के आर्टिकल 377 के तहत इसे क्राइम माना गया था। आजादी के बाद 26 नवंबर 1949 के दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब उसमें फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 14 में लोगों को समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें होमोसेक्सुअलिटी को जोड़ा नहीं गया और ये क्राइम ही बना रहा। इसके करीब 43 साल के बाद 11 अगस्त 1992 में LGBTQ राइट्स के लिए पहली बार कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद 1999 में कोलकाता में इंडिया की पहली गे प्राइड पैरेड का आयोजन हुआ।
पर खास बात यह थी कि इसमें मात्र 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस पैरेड का नाम कलकत्ता रेनबो प्राइड रखा गया। फिर 2009 में नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया। उसमें कहा गया कि एडल्ट लोगों के बीच आपसी कॉन्सेंट से बनाया गया होमोसेक्सुअल रिलेशन को क्राइम मानना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। लेकिन फिर 4 साल बाद यानी कि 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और फिर से आईपीसी की धारा 377 को लीगल कर दिया। फिर 2015 में लोकसभा में कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम फ्री करने के लिए एक बिल पेश किया, लेकिन ये पास नहीं हो सका। फिर सितंबर 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि धारा 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोस्तों, 377 को खत्म करने की लड़ाई तो अब पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी LGBTQ कम्युनिटी के लिए इक्वल राइट्स मिलने की लड़ाई चल ही रही है। ये तो हुई कानून की बात। अब सवाल ये उठता है कि LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम किस तरह से इसमें सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है और हर नई सोच को जगह देता है, लेकिन आज यहाँ LGBT जैसे कम्युनिटी कई सारे डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं। पर अगर लोगों को अवेयर किया जाए और उनकी फीलिंग्स को समझा जाए तो चीजें जरूर बदल सकती हैं। पर वो होगा कैसे? सबसे पहले चीज है कि सबसे पहले खुद को LGBT के बारे में एजुकेट करें। इसके लिए हमें इससे जुड़ी बुक्स, आर्टिकल्स पढ़नी चाहिए, मूवीज देखनी चाहिए। और अगर हमारे बीच या हम में से कोई इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज करना। मतलब कभी भी उनके लिए अपमानजनक शब्द का यूज नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करें। तीसरी बात यह है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और सोशल मीडिया और सोसाइटी में वोकल होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कोई सिंपैथी नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमें समझो, हमारी फीलिंग्स को समझो। वो हमसे एम्पैथी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कम्युनिटी से रिलेटेड कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ मूवीज के रिकमेंडेशन हैं जो आपको देखना तो बनता ही है। वैसे हॉलीवुड में तो इन मुद्दों पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं, जैसे कि 2005 में ब्रोकबैक माउंटेन नाम से एक शानदार मूवी आई थी। इसके अलावा आपको द किंग्स आर ऑल राइट जरूर देखनी चाहिए। कॉल मी बाय योर नेम भी बहुत ही सुंदर फिल्म है। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो 2000 के आसपास कुछ मूवीज में LGBTQ कम्युनिटी के बारे में दिखाया तो जरूर गया था, लेकिन इसमें उनका खूब मजाक भी बनाया गया। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। इधर कुछ सालों में बॉलीवुड ने भी LGBTQ से जुड़ी कुछ शानदार फिल्में बनाई हैं, जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसे नीरज खायवान की फिल्म गिली पुच्ची, जो कई सारे स्टेरियोटाइप्स को तोड़ती हैं। इसके अलावा बधाई दो, मार्गरीटा विथ अ स्ट्रॉ और अलीगढ़ जैसी कुछ ऐसी शानदार फिल्म्स हैं जिन्हें देखकर जरूर ही हम LGBT कम्युनिटी के सुख, दुख, हंसी, गम, दर्द और स्ट्रगल को समझ सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि दूसरे देशों में LGBT कम्युनिटी की स्थिति कैसी है। अगर हम न्यूजीलैंड, मैक्सिको, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन जैसे देशों की बात करें तो इन देशों का संविधान सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। मतलब अगर इन कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ किया गया कोई भी गलत व्यवहार को क्राइम माना जाता है। बोलिविया, इक्वाडोर, फिजी, माल्टा और इंग्लैंड जैसे देशों ने तो एक कदम आगे बढ़कर अब सेम सेक्स मैरिज, बच्चे को अडॉप्ट करने और सेरोगेसी और इक्वल राइट्स भी दे दिए हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो इन्हें इनके राइट्स दिलाता है। भारत एक ऐसी धरती के रूप में जाना जाता है जहां ना जाने कितने कल्चर, फूड्स, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। फिर अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले इस कम्युनिटी के प्रति आखिर इतना स्टिग्मा क्यों है? जगजीत सिंह की ही एक और गजल है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई प्रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। मेडिकल साइंस और साइकेट्रिस्ट भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस तरह नेचर ने मेल और फीमेल और उनके रिलेशन को बनाया है, उसी तरह अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोगों को भी बनाया है। लेकिन अभी भी हमारे समाज के कई लोगों द्वारा ऐसे लोगों को अननेचुरल एनिमल की तरह देखा जाता है। पर यह 21st सेंचुरी है और एक जागरूक नागरिक और इंसान होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें और उन्हें एम्पावर्ड फील करने का मौका दें।
इसी छोटी छोटी कोशिशों से एक दिन समाज में बड़ा बदलाव आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी नई और अच्छी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह के अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें, तो चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।